अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज़ सेक्शन 7 ई, जो कि बेसिकली एक कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम से जाना जाता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए जब मैंने वीडियो डाली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है। तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हम किस तरह से सेक्शन 7 ई वाली चीज़ों को फिल करेंगे। तो आज मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि सेक्शन 7 ई कहता क्या है और आपने इसको किस तरह से फिल आउट करना है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 7 ई अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप डाउनलोड कर लें जो एफबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और सेक्शन 7 ई इसमें आप देख सकते हैं। ये बेसिकली कहता ये है कि एक रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान में रहता हो, जो 180 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में हो, और वो इनकम उसकी मानी जाएगी, मतलब एक डीम्ड इनकम उसकी मानी जाएगी। जो भी उसकी एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी फेयर वैल्यू का 5% उसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा। और वो फिर जो भी उसके टैक्स रेट्स बन रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स हो जाएगी इनकम। ठीक है। सो एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद 5% ऑफ द फेयर वैल्यू हमने टैक्स देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। 5% ऑफ द फेयर वैल्यू आपकी इनकम के अंदर शामिल हो जाएगी, जो कि फिर टैक्स रेट्स के ऊपर टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ एक घर है, तो आप यानी वन कैपिटल एसेट आप ओन करते हो, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 7 ही अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका अपना बिजनेस है और वो बिजनेस उस जगह से परफॉर्म हो रहा है, सो बेसिकली आपके पास एक घर है और एक दूसरा घर है या कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ से आपके पास बिजनेस परफॉर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो आप बिजनेस के रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, सब कुछ बिजनेस का कर रहे होंगे शो। इसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही हो। फिर कैपिटल एसेट्स ऐसा हो जो कि आर्म्ड फोर्सेस की जो कुछ क्लॉजेज हैं वो आप खुद देखिएगा उनको मिल रहा हो। फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इनकम, जिससे आने वाली इनकम इस ऑर्डिनेंस के अंडर कहीं भी रिटर्न के अंदर शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और रेंटल के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, या अगर वो टैक्स नहीं भी दे रहे, मतलब वो टैक्सेबल क्लॉज में ही नहीं आ उस स्लैब में ही नहीं आ रहा उसका रेंट, तो फिर भी वो इस ऑर्डिनेंस के अंडर फॉल कर जाएगा। ठीक है। अगर आपने पहला साल है आपका उस एसेट की एक्विजिशन का और आपने सेक्शन 236 यानी जब वो प्लॉट ट्रांसफर होता है तब आपने वो टैक्स पे किया हो, तो तब भी आपके ऊपर एक्सक्लूजन है। और उसके बाद जो है, अगर आपकी एग्रीगेट में इन सारे कैपिटल एसेट्स की 25 मिलियन से ऊपर ना जाए, यानी 2.5 करोड़ से ऊपर आपकी इनकी वैल्यू ना जाए, सारे आपकी फेयर मार्केट वैल्यू इन एसेट्स की, तो फिर भी सेक्शन ही आप 7 ही आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। फिर कुछ ये गवर्नमेंट की जो चीज़ें ऑब्वियसली उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने ये ज़रूर देखनी है कि अगर आप फाइलर की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपके ऊपर ये एग्जाम्पशंस अप्लाई नहीं होंगे। यानी अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो लेट सपोज इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2024, लेकिन आपने 2023 की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की थी या फाइल ही नहीं की थी ऑल टुगेदर, या अगर फाइल की थी और 1,000 रुपए का चालान पे नहीं किया था, इफ यू फाइल लेट, तो फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहे होंगे, तो देन आपके ऊपर ये एग्जाम्पशंस अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा जी, हमने तो अभी प्लॉट की फाइल ली हुई है, तो हम उसको क्या हम एज अ प्लॉट सेक्शन 7 ई में डालें या किस तरह से डालें। तो अगेन वो एक ऑर्डिनेंस की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि किस तरह से आप उसको लेते हैं, लेकिन इफ आई एम डूइंग दिस, तो मैं उसको जो भी प्लॉट की फाइल होगी हमेशा उसको एनी अदर एसेट में दिखाऊंगा, क्योंकि वो अभी प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं है। इट्स जस्ट अ फाइल, और वो एक इसमें रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इटसेल्फ फॉल नहीं करेगी, वो अभी फाइल है, वो कुछ खुद बना नहीं है। तो जब आपने उसको डिक्लेयर करना है तो आपने उसको एनी अदर एसेट की लाइन में डिक्लेयर करना है और ऊपर प्रॉपर्टीज की लाइन में डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसको प्रॉपर्टीज की लाइन में डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो सेक्शन 7 ई के अंदर भी जब आप जाएंगे तो आपको उसी तरह डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, अब मैं आपको आयरिस के पोर्टल की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने फिल किस तरह से करना है। आयरिस के पोर्टल में आप देखेंगे कि टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स के अंदर वो आपसे ये पूछेगा जी कि यहाँ पे आपने डिक्लेयर्ड वैल्यू उनकी बतानी है और यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बतानी है। डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होगी या कॉस्ट क्या होगी जिस पे आपने वो एसेट खरीदा है,
और डेफिनेटली उसी पे आपने डिक्लेयर किया हुआ होगा उस एसेट को। तो वो यहाँ पे आपने बतानी है, अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या जो भी इमूवेबल कैपिटल एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यूज आपने डालनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेयर मार्केट वैल्यूज कहाँ से आएंगी। तो फेयर मार्केट वैल्यूज के लिए एक एफबीआई की वेबसाइट पे वैल्यूएशन का लिंक है, जो कि ये आ रहा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को रख दूंगा। आप यहाँ से जाके सिटी वाइज अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगा सकते हैं, जो फेयर वैल्यू उसकी निकल रही है। तो जो फेयर वैल्यू होगी वो डीम्ड इनकम में उसका 5% ऐड हो जाएगा, यहाँ पे उसका 5% फेयर वैल्यू का डीम्ड इनकम में ऐड हो जाएगा। आपने ये देखना है कि आपकी ये जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिक्लेयर्ड वैल्यू आ रही है वो वेल्थ स्टेटमेंट में भी वही मैच हो रही हो। सो वो जो प्लॉट एंड फाइल्स वाली बात है उसको आप इस तरह से मदर नजर रख सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, अगर कोई प्रॉपर्टी जो आपकी रेंटल पे हो या वो इनकम अर्न कर रही हो, तो वो आपने फिर यहाँ पे नहीं दिखानी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दिखा के उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेगा उसकी वैल्यूएशन को। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ जी एक अमाउंट, मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ प्रॉपर्टी। अभी मैं बस कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। हम यहाँ पे कर देते हैं कोई भी एप्टाबाद कर देते हैं, लेट्स सपोज। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी डालनी है जी, वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे आपने बेसिकली प्रॉपर्टी सारी डालनी है, और फिर यहाँ पे आपने बताना है कि अगर एग्जेम्प्टेड है या नहीं। एग्जेम्पशन कहाँ से आप डिराइव करेंगे? एग्जेम्पशन आप ड्राइव करेंगे ऑर्डिनेंस में से देख के कि आप एग्जेम्प्ट, अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है या आपकी कोई और चीज़ आ रही है, तो वो फिर आप यस और नो कर देंगे। तो मैं कहता हूँ जी नहीं, मैंने इस पर सेक्शन, मैं आपको एक प्रॉपर्टी डाल के दिखाऊंगा जिसमें आपकी एग्जेम्पशन है, और एक डाल के दिखाऊंगा नहीं। आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है। कवर्ड एरिया भी मैं दोबारा 1 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपकी ये वैल्यूएशन की एक्सेल का लिंक भी आ रहा है, आप यहाँ से लेटेस्ट वैल्यूएशन भी जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, बजाय उस लिंक को खोलने के, क्योंकि ये उन्होंने रिटर्न के अंदर डाला हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें कोई अपडेट्स अमेंडमेंट्स होंगी तो वो ऑटोमेटिकली नजर आएंगी, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी ये मैंने 30 मिलियन का लिया था एंड नाउ इट्स ऑफ 50 मिलियन, ठीक है। तो मैं इसकी जो फेयर वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो एक्सेल से 50 मिलियन बनी, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि उसने 2.5 मिलियन को मेरी ड्राइव्ड इनकम, डीम्ड इनकम में डाल दिया, जो कि 5% है ऑफ 50 मिलियन। अच्छा, इसी तरह मैं एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट सपोज ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी अदर, इसमें 12 है, जो मैं कुछ भी डाल दिया, एप्टाबाद में डाल देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि हाँ जी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रीजन ऑफ एग्जाम्पशन बताएं। रीजन ऑफ एग्जाम्पशन में आप लिख देंगे जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन, ठीक है। तो मैं ये रीजन सेलेक्ट कर दूंगा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है ये डाल दूंगा, लेट सपोज 1 कर देता हूँ। इसी तरह इसकी मैं मार्केट वैल्यू डालता हूँ, लेट सपोज 50 मिलियन, फिर कॉस्ट डालता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ये 70 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू। अब आप देखें कि इसके ऊपर वो टैक्स नहीं, डीम्ड इनकम में इसको नहीं डालेगा, इसने उसको डीम्ड इनकम में नहीं डाला, क्योंकि ये आपने एग्जेम्पशन इस पे क्लेम कर ली बेस्ड ऑन द लॉ। तो ये सिंपल सा तरीका, डीम्ड इनकम के ऊपर आपने इस तरह से फिल आउट करना है इस फॉर्म को, और ये मैंडेटरी है रिटर्न के साथ फाइल करना, जो जिसके ऊपर ये सेक्शन 7E एप्लीकेबल हो रहा है उसने ये लाजमी फाइल करना है, और ये इस इनकम पे टैक्स भी डेफिनेटली देना है। सो इट डिपेंड्स कि आप लॉ को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।